चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, इससे पहले हमने 10th क्लास पॉलिटी का 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लें। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसको समझेंगे। तो यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है, एशिया महादेश, यूरोप महादेश। तो इस पूरे यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं। उस पूरे कंट्री के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। सबसे पहले कहाँ होता है कि आपको पता है, फ्रांस में होता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ही एक फिगर है, ठीक है, वह पिक्चर जो है कल्पना किया गया पिक्चर है। तो उस पिक्चर को हम थोड़ा पहले समझेंगे। उस पिक्चर को अगर समझ लिए तो बहुत कुछ समझ लिए। ठीक है, तो विदाउट स्किप किए हुए आप वीडियो को पहले आराम से आपको ये समझना है कि यह पिक्चर जो है क्या कहता है। सबसे पहले ये पिक्चर जो बनाया गया 1848 में बनाया गया। पेन चेंज कर, 1848 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, किसने बनाया? आप सिर्फ अभी सुनना है, आपको 5 मिनट। फ्रेडरिक सरियू ने बनाया। आपको नोट्स दिखाएंगे, आप नोट्स पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और इस चैप्टर में जो है, इस फिगर में जो है 4 तस्वीर को मिलाकर फ्रेडरिक सरियू ने इस चित्र को बनाया है। और इस चित्र का जो नाम रखा है वो रखा है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों। ठीक है, और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, जिसके एक हाथ में आप क्या देख रहे हो? मशाल देख रहे हो, जो कि ज्ञान का प्रतीक होता है। ठीक है, और एक हाथ में जो आप इस मूर्ति के हाथ में देख रहे हो वो है मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। और ये जो मूर्ति है इसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का यह प्रतिमा है। और इस प्रतिमा में आप एक चीज़ और ख़ास देख रहे हो कि यह लेडीज़ है या महिला का है। तो भाई महिला क्यों है? तो जो चित्रकार था फ्रेडरिक सरियू ने, इनका ये मानना था कि महिला जो है स्वतंत्रता का एक रूप है। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब महिला होता है, और महिला जो स्वतंत्रता का एक रूप है, कलाकार का मानना था। और इनके हाथ में जो है, मैंने बता दिया, एक मशाल है और एक में मनुष्य का अधिकार पत्र है। अब देखो, इसमें बहुत सारे फ्लैग आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे कंट्री का। जितना भी फ्लैग आप देख रहे हो सारे यूरोप के किसी न किसी कंट्री का यह फ्लैग है। ठीक है, क्योंकि यूरोप तो एक देश नहीं है, यह कॉन्टिनेंट है, तो उसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे कि फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, तो ये बहुत सारे कंट्री हैं। तो इसमें क्या है कि आप ये चीज़ देखिए, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके जस्ट नीचे आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पंक्तिबद्ध आप देख रहे हो। तो ये जो पंक्तिबद्ध, यानी इसमें जो है आपको ये दिख रहा होगा कि डाइवर्सिटी दिख रहा होगा। क्या डाइवर्सिटी दिख रहा है? इसमें कम उम्र के लोग भी हैं, ज़्यादा उम्र के भी लोग हैं, बहुत सारे सामाजिक समूह के लोग हैं, स्त्री भी है, पुरुष भी है, अमीर भी, गरीब भी, सब हैं इसमें। और यह किधर की ओर जा रहा है? इधर की ओर नहीं जा रहा, इधर की ओर जा रहा है। इधर की ओर इसीलिए जा रहा है, दिखाया गया है क्योंकि यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार कर रहा है। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे चला गया वह कहीं ना कहीं निरंकुश शासन से क्या हुआ? आज़ाद हो गया। निरंकुश शासन कौन? तो जिसके शासन पे किसी तरह का अंकुश ना हो, वो अपने मन का करता है। ठीक है, तो इससे मूर्ति के आगे जो है 2 कंट्री चली गई है, जिसको आज़ादी मिल गई। लिबर्टी से आगे गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी आज़ादी मिल गई। वो है फ्रांस और वो है यूएसए। ठीक है, इसको आज़ादी मिल गई। लेकिन इधर जो कंट्री हैं पीछे, जर्मनी और भी कंट्री हैं, तो यह आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। यानी कि फ्रांस को आज़ादी मिली तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद के लिए और भी ज़्यादा जो शोर शराबा था, जो लोगों में राष्ट्रवादी भावना थी, और भी जगने लगा और कंट्री में। ठीक है, तो उसी को लेके और भी कंट्री स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इधर बढ़ाया गया है कि वो भी अब निरंकुश शासन के विरुद्ध उठ गई है, अब जो है आज़ादी की ओर जा रही है। ठीक है, और इस फिगर में एक और है, वो क्या है?
वो है नीचे में आप देख रहे हो कुछ अवशेष पड़े हैं। यह अवशेष उनके हैं, किनके? जो निरंकुश शासन थे, यानी कि जब जनता जागती है, जब जनता जागेगी तो क्या होगा? निरंकुश शासन के जो महल हैं, जो उनके जो भी उनके बोल सकते हो कि जो सामग्री है, जो भी उनका महल है और जो भी उनका राज दरबार है जहाँ पे शासन करते हैं, सारे ध्वस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अंकित करता है। तो अब चलते हैं हम आपके नोट्स पे। आपको मैंने बताया किसने बनाया इस चित्र को? फ्रेडरिक शरीफ ने। अब ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है मुझे। इसका नाम दिया गया जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों। तो मूर्ति के हाथ में, एक हाथ में क्या था? मशाल था। ठीक है, और दूसरे हाथ में क्या था? वह मनुष्य के अधिकार घोषणा पत्र है। ठीक है, कि मनुष्य जब आज़ाद होगा तो उसे कुछ अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, मूर्ति के नीचे कुछ अवशेष हैं जो निरंकुश संस्थानों के अवशेष हैं, यानी ध्वस्त कर दिए गए हैं। किसके द्वारा? नागरिकों के द्वारा। चलो, यहाँ पे कुछ समझाने लायक नहीं है, मैंने पीछे ही समझा दिया आपको। मूर्ति का नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का प्रतीक। और इसमें हमने क्या देखा? जो लाइन पंक्तिबद्ध लग के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर आ रहे हैं, वह सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर वंदना करते आ रही है। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाना नहीं है। अब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ये चैप्टर स्टार्ट हो गया तो मैंने आपको इस फ़ोटो का इंट्रो करा दिया, क्या है फ़ोटो, क्या कह रहा है। और इसके बाद कुछ मुख्य तथ्य है जो कि यूज होंगे आपके बुक में, तो वो चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिसको क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो पॉइंट है यूटोपिया, जिसको कल्पनादर्श बोलते हैं। कल्पनादर्श यानी हम ऐसे समाज की कल्पना कर लेते हैं जो कि होना असंभव लगता है, लेकिन कल्पना हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है वह कल्पना किया गया कि इन फ्यूचर ये हो सकता है, लेकिन उस समय देखने में असंभव लग रहा था। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा समाज का कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग है। यहाँ पे आप ध्यान, लगभग लगाना है अगर यूटोपिया का मतलब पूछेगा, क्योंकि आप जब भी लिख दो होना असंभव है तो आप 100% बोल देते हो असंभव है। लगभग यूज़ करोगे तो आप बच के रहोगे कहीं भी, किसी भी एग्ज़ाम। तो लगभग क्या है? असंभव है, इसे यूटोपिया कल्पनादर्शी बोलते हैं। सेकेंड, निरंकुशवाद, एक ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर किसी प्रकार के अंकुश नहीं हो, यानी वह अपने मनवर्जिश करता हो, हम उसका विरोध नहीं कर सकते, विरोध करेंगे जेल में डाल देगा, मार देगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यानी वहाँ प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है, सीधा राजा का शासन चलता है, सीधा समझ लो, यानी उसके शासन पे किसी तरह का अंकुश हम आवाज़ नहीं उठा सकते। तो आपको ये 2 नंबर में पूछ सकता है या 1 नंबर में पूछ सकता है, और पूछता है। नेक्स्ट है जनमत संग्रह क्या होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से यह एक मतदान है। ठीक है, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने को सबसे पूछा जाता है। जनमत संग्रह से ही पूरा क्लियर। जन मतलब पब्लिक, जो हम लोग हैं, मत मतलब मतदान, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से सभी से पूछना और सभी का अपना अपना मत लेना, जिसको मतदान बोलते हैं, उसके जरिए सभी लोग को एक प्रस्ताव देना, या वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, लेकिन सबसे उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जब हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ाई थी क्लास 9 में, उसमें आपने देखा था कि क्रांति के बाद कहा गया था कि बाद में हम लोग जनमत संग्रह कराएंगे। वैसे भी आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो तो जब जम्मू कश्मीर को मिलाया गया, ठीक है, तो बाद में बोला गया था कि बाद में हम अभी मिला देते हैं, बाद में जनमत संग्रह कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रूढ़िवाद, ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा यानी ट्रेडिशन को ढोता है, जो कि हमारे ट्रेडिशन था सती प्रथा, उसे ढोता है। ठीक है, लेकिन वह एक्ट के द्वारा हटा दिया गया। कुछ रिवाज हैं जो कि बहुत पुराने चलते आ रहे हैं, उस पर जोर देता हो, और बदलाव में यह तेज़ी बदलाव नहीं चाहता है, वह धीरे धीरे यानी कि कार्मिक या धीरे धीरे विकास का
विकास को जो है प्राथमिकता देता है। यह नहीं चाहता है कि सोसाइटी में अचानक सडनली सारा चीज़ चेंज हो जाए। वैसे चेंज तो नहीं होता, सारा चीज़ धीरे धीरे ही होता है, लेकिन इनका मानना है कि कोई भी चीज़ अगर चेंज हो, रिवाजों या परंपरा को चेंज करना है तो धीरे धीरे करें, ठीक है। तो रूढ़िवाद उसे कहते हैं जो ट्रेडिशन को ढोता आता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो ढोआ जा रहा है ट्रेडिशन, वह है मृत्यु भोज। यह कोई हमारे संस्कार में नहीं है, चाहे हमारे किसी भी धर्म में नहीं है कि मृत्यु भोज होना चाहिए। अगर संस्कार में होता मृत्यु भोज, अगर हमारे धर्म में होता तो आज राजस्थान में उसके राजस्थान कोर्ट ने उसे बंद नहीं कर देता। और यह श्रेय किसको जाता है? राजस्थान पब्लिक को, कि उन्होंने कोऑपरेट किया, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जागरूक लोग को आना चाहिए, और हम जैसे लोगों को अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो खुद उससे हट के रहें। अब विरोध करने इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे झंझट कर लें। वो भोज कर रहे हैं, मृत्यु भोज करने दो, मैं खुद खाने ही नहीं जाऊंगा। लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। मैं खुद 3 साल 4 साल से नहीं खाता हूँ, ठीक है। चलो आगे। राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र के प्रति, अब देखो हम टॉपिक पे आ गए कि राष्ट्रवाद भले है क्या, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का सिंपल और सरल मीनिंग है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना ही क्या है? राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। जैसे कि बिना किसी आप फायदे के अपने देश की भलाई अगर चाहते हो तो वो भी एक तरह का राष्ट्रवाद है। लेकिन नेता लोग जो राष्ट्रवाद करता है वह फालतू का राष्ट्रवाद है। उनके पीछे शर्त होता है 80% जो लीडर हैं वह राष्ट्रवाद की भावना से नहीं आते, ठीक है। जो पॉलिटिक्स है लास्ट रिसोर्ट ऑफ ट्रूथ का इंग्लिश क्या होता है याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसे कहा गया पॉलिटिक्स को, किसी थिंकर ने कहा था कि पॉलिटिक्स जो है वह एक डर्टी गेम है और यह ध्रुतबाज का अंतिम श्रेय है, ठीक है। तो ये सच है कि 80 से 90% जो नेता है ऐसे ही होते हैं। अभी आपको बता दें कि हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा में है उसमें से 40% 40 से ज़्यादा ही 44% के आसपास जो हमारे MP हैं उनमें सब पे जो है 40% पे FIR दर्ज है, यानी कि वह किसी न किसी मुकदमे से जुड़े हुए हैं, या अपहरण का हो, या किसी को मार दिए हो, या बलात्कार का हो। तो सोच सकते हो आप। तो राष्ट्रवाद का क्या सिंपल मीनिंग है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। और यह भावना कैसे जगती है? एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच एकता की यह भावना जागृत होती है, ठीक है। रेनर के अनुसार राष्ट्र क्या है? यह राष्ट्रवाद नहीं बता रहा, ये राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र है समान भाषा, नस्ल, धर्म, क्षेत्र से बना एक राष्ट्र जो कि लंबे प्रयास और निष्ठा के चरम बिंदु पे होता है। तो ये इनके अकॉर्डिंग है राष्ट्र का मतलब। अब मान लो कि समान भाषा के लोग तो हमारे इंडिया में नहीं है, तो क्या हमारा राष्ट्र नहीं है ना? तो इनके अकॉर्डिंग था। अगर रनर के आपको लिखना हुआ राष्ट्र क्या है तो आप राष्ट्र लिखिए, और रनर के अकॉर्डिंग जो है वो भी आप लिखिए। आपको पता है हमारे यहाँ धर्म ज़्यादा है, तो क्या हमारा इंडिया राष्ट्र नहीं है? हमारे अकॉर्डिंग राष्ट्र क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो राष्ट्र है वो हमारे अकॉर्डिंग राष्ट्र है। हमारे यहाँ राष्ट्र वो है कि सभी राष्ट्र भाषा को, धर्मों को इज्जत देना और एकता के साथ एकबद्ध होकर रहना ही हमारे लिए यह राष्ट्र का डेफिनेशन है, ठीक है। होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो कैसा लग रहा है वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और हमें ये बता दीजिए कमेंट करके कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था वह कब हुआ था। और अगला वीडियो हमारा जो स्टार्ट होगा, पॉइंट नंबर 1 जो आपके किताब में फ्रांसीसी क्रांति के कुछ व्यूज़ पढ़ने हैं जो कि हम 9th में पढ़े थे। तो आप फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, और हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे। तो वीडियो में साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।